इंडियन एक्टर्स। हाँ, वही इंडियन एक्टर्स जिनको तुम में से काफ़ी सारे लोग अपना भगवान मानते हैं, जिनके पोस्टर्स पे लोग माला चढ़ाते हैं, जिनके फोटोज को लोग दूध से नहलाते हैं। तुम्हें पता भी है ये लोग कितने ईविल होते हैं। जिन एक्टर्स को डिफेंड करने के लिए तुम ट्विटर, इंस्टा एंड यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शंस को गालियों से भर देते हो, तुम्हें पता भी है ये एक्टर्स तुमको किस लेवल पर यूज कर रहे होते हैं। जिन कंट्रोवर्सीज की टॉक्सिसिटी की आग में तुम इनके लिए पेट्रोल डाल रहे होते हो, तुम्हें पता भी है उस आग को चिंगारी भी इन्हीं एक्टर्स ने दिखाई होती है। जो डायरेक्टर इनको इतना पैसा, इज्जत, शोहरत ला के देता है, तुम्हें पता भी है जरूरत पड़ने पर ये लोग उसी की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। नहीं पता होगा ना, क्योंकि इस वक्त इन एक्टर्स के लिए जो थॉट्स एंड रिस्पेक्ट तुम्हारे माइंड्स में है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो थॉट्स भी तुम्हारे खुद के नहीं है, ऑल थैंक्स टू देयर पीआर। एंड अगर यकीन नहीं होता तो तुम आज बस मुझे अपने 15 मिनट दो, मैं तुम्हें इनकी सच्चाई बताता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम इन एक्टर्स से नफरत करने लगोगे कि सोचता क्या था यार मैं इन लोगों के बारे में आज से पहले। क्योंकि ये लोग बस तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम्हारी नादानी का फायदा उठा रहे हैं। इनके लिए तुम बस एक वर्थलेस एसेट से ज़्यादा कुछ नहीं हो, जिसका वो सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। जैसे इन लोगों ने अपने पिछले डायरेक्टर्स का उठाया था, जैसे इन्होंने एस राजामौली का उठाया था। राजामौली भाई, कर्स इज रियल। जो भी लोग ये राजामौली कर्स को सच मानते हैं, खुद को इनका फैंस बोलते हैं, इनके बनाए हुए इस टॉक्सिसिटी के इस दलदल में फंस चुके हैं, ग्रैब माई हैंड एंड लेट मी हेल्प यू टू एस्केप दिस मैट्रिक्स। और देखो, आदमी तो मैं इतना खराब हूं ना कि तुम्हारे इन फेवरेट एक्टर्स के सारे काले कानों के प्रूफ्स भी तुम्हारे सामने ला के रख दूं। बट भाई, ना तो ये कोई एक्सपोज वीडियो है, ना मुझे अपने ऊपर डिफेमेशन का केस चाहिए। तो इस वीडियो में ना हम उन कुछ गलत कामों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनको इंडियन एक्टर्स को करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अपने कर्म कांडों को तुम दूसरों के ऊपर डाल के कूल नहीं बन रहे हो, तुम बस एक अपने काम में परफेक्ट आदमी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो एंड अपनी ऑडियंसेज को बेवकूफ बना रहे हो। और वो भी अभी भोली हैं जो बन रही हैं, वरना जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तो भाई तुम्हें गली का कुत्ता तक नहीं पूछेगा। और देखो, जो भी लोग इस वीडियो के नीचे गाली देने वाले हैं, दे लो, बट ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। तो मैं खुद इंस्टेंट रिग्रेट होगा कि भाई तुमने बोला क्या है, अभी तुम डिफेंड किसको कर रहे हो। देखो, ये बात हम सब जानते हैं कि एक डायरेक्टर एक मूवी की सक्सेस के लिए लीस्ट अप्रिशिएटेड मेंबर होता है मूवी की पूरी टीम से, जबकि 75 से 80% मेहनत उसी की होती है। बट अगर कुछ गोटेड डायरेक्टर्स को वो फेम मिल भी जाती है जो वो डिजर्व करते हैं, तो फिर उनका उठाया जाता है नाजायज फायदा। फॉर एग्जाम्पल दी राजामौली कर्स। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, बट मैं आज भी बोलता हूं कि भाई इससे ज्यादा निहायती बकवास, घटिया, बेबुनियाद बात मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी है। बट उस वीडियो में ना कुछ वो पॉइंट्स कवर करने रह गए थे जो इस बात को और ज्यादा प्रूव करते हैं कि एक्टर्स कितने ईविल होते हैं एंड इनकी ऑडियंसेस कितनी बेवकूफ होती हैं। उन पॉइंट्स को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में, क्योंकि उन्हें समझाने से पहले मुझे तुम्हें इस वीडियो के पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रभास का, या फिर तुम एनटीआर, रामचरण, इवन शाहरुख, सलमान, बॉलीवुड से भी कोई सा स्टार उठा लो, भाई कोई कम नहीं पड़ रहा है इस इंडस्ट्री में। तो एक बड़ी हिट देने के बाद जब एक एक्टर का अच्छा खासा नाम हो जाता है, वो बाकी प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ जाता है, जब उन्हें दिख जाता है कि इसका नाम इस्तेमाल करके और ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि भाई अब लोग इस वक्त इस एक्टर के फैंस बन चुके हैं, तो उस एक्टर को ना थोड़े ज्यादा अमाउंट में पैसे ऑफर होने लगते हैं। तुमने सुना होगा कि मूवी के 50-50 इवन 60-60% बजट को भाई इन एक्टर्स को फीस में दे दिया जाता है। एंड जब आपके पास एक्चुअल मूवी में लगाने के लिए अपने बजट के आधे पैसे भी नहीं बचे हैं, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करते। आप अच्छे सेट्स बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आप म्यूजिक डिपार्टमेंट की अच्छी टीम हायर नहीं कर पाते, आप मूवी के स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले के लिए अच्छे राइटर्स की टीम्स तक नहीं उठा पाते, इवन आपको अपने वीएफएक्स में भी भाई बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आप ये सारी चीजें सेक्रीफाइस कर देते हो ये सोचकर कि लोगों को इन सारी चीजों से क्या मतलब है, हमने जो है अपना एक्टर उठाया हुआ है, लोग तो फिर भी इसी के नाम से आने वाले हैं पिक्चर देखने। अब हमें भूलना नहीं है कि वो जो फैंस इस एक्टर के अभी बने हुए हैं, वो बने थे क्योंकि हमारे गोटेड डायरेक्टर ने इस एक्टर से अच्छा काम निकलवा लिया था। बट भाई लोगों का क्या है, लोगों को तो स्क्रीन पर अपना एक्टर दिखा था ना, तो वो फैन बने हैं एक्टर के। क्योंकि मैं ना तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताता हूं, हमारी कंट्री के अर्बन एरियाज में 20 से 30%, सेमी अर्बन एरियाज में 30 से 40% एंड रूरल एरियाज में तो भाई 50 से 60% लोगों को ये तक नहीं पता कि एक मूवी में डायरेक्टर का रोल क्या होता है। और इसे प्रूव करने के लिए ना मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं। तुम अगली बार जब कोई नॉर्मल सी पिक्चर देखने थिएटर जाओ, तो वहां साधारण से दिखने वाले एक बेसिक मिडिल क्लास से दिखने वाले किसी आदमी को मूवी खत्म होने के बाद पकड़ लेना एंड उससे पूछना कि भाई मुझे एक बात बता, हमने अभी जो ये पिक्चर देखी है इसके डायरेक्टर का नाम क्या था, इस मूवी का डायरेक्टर था कौन। भाई उसकी जीभ वहीं पे नच बलिए कर जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई लोगों को पता ही नहीं है डायरेक्टर होता क्या है। अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं, तो इस एक्टर की जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है, तो भाई पब्लिक ये मूवी देखने जाती है पागलों की तरह, क्योंकि भाई उनके तो स्टार की मूवी रिलीज हुई है। लेकिन
लेकिन अब तुम ही सोच के देखो, एक मूवी अच्छी बन कैसे सकती है जिसके बजट का 50-60% हिस्सा तो एक्टर की फीस में चला गया। उसका ना म्यूजिक अच्छा है, ना स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना उसका VFX अच्छा है, भाई उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। इवन बचे हुए बजट में से जो आपने एक सस्ता सा डायरेक्टर चूज किया था, वो भी हमारे इस एक्टर से अच्छा काम नहीं निकलवा पाया है, जिसकी वजह से तुम जान ही रहे हो मूवी के अच्छे बनने को कोई लक्षण तो थे नहीं पहले से, ना फिर इनका मोटिव था कोई अच्छी मूवी बना के चलाने का। तो तुम सब जान रहे हो वो मूवी फिर नहीं आती है ऑडियंसेस को पसंद, और यहां से शुरू होते हैं नेगेटिव PRs। बट उससे पहले हम एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वरना भाई वो छूट ही जाएगा, मैं भूल जाऊंगा बाद में, ठीक है। तो ऐसे में लोग बोलने लगते हैं कि भाई हमारे तो स्टार की किस्मत खराब है, वरना तुम देखो कितनी डाइवर्स स्क्रिप्ट चूज की थी उसने बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर की, उसने टाइम ट्रेवल मिस्ट्री वाली पिक्चर की, उसने बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बनने का पोटेंशियल रखने वाली एक ऑरा टाइट कर देने वाली पिक्चर भी की, इवन उसने तो अपनी माइथोलॉजी वाली पिक्चर भी ट्राई करी, बस चल नहीं पाई, अच्छी बन नहीं पाई, क्योंकि बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं थी। देखो मैं प्रभास को कोई हेट नहीं करता, मैं बस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, वरना NTR, रामचरण, शाहरुख, सलमान, अक्षय सबके एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मैं बस वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाहता, एंड मैं बस उस एक्टर को लेकर ये सारी बातें बोलना चाहता हूं जिससे राजामौली कर्स स्टार्ट हुआ। इतना जान लो कि ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है प्रभास पर। भाई मुझे खुद प्रभास की मूवीज बहुत पसंद आती हैं, मैं कुछ हेट नहीं करता, मैं तो भाई किसी एक्टर को हेट नहीं करता यार। अब देखो आपने डाइवर्सिटी दिखाई, आपने एक काफी अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट की, आपने बड़े बजट की मूवी सेलेक्ट की, बट मेरे भाई वो मूवीज बड़े बजट के लिए थी ही नहीं। उन मूवीज को इतना बड़ा बजट इसलिए दिया गया था क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आपकी फीस थी। उस मूवी को जितनी रेंज मिलनी चाहिए थी उतनी उसको मिली ही नहीं, क्योंकि उसके जरूरी कामों को करने के लिए बजट बचा ही नहीं था। उसमें भी फिर ऊपर से ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं की गई क्योंकि भाई आपको हायर करने के बाद उस मूवी को अच्छा बनाने का कोई मोटिव बचा ही नहीं था। वो लोग आपका नाम यूज करके सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे, वो भी जो बचा हुआ बजट है उसको भी अपने ही जेबों में रख। एंड ये सारी चीजें ना आपको पहले ही दिन सेट पे पहुंचते ही पता चल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं चली, क्योंकि इस घोटाले में भाई सबसे बड़ा हिस्सा तो आप ही खा रहे हो। ये किस्मत खराब होने का बहाना देकर भाई लोगों को चूतिया बनाना बंद कर दो। हमें साफ दिख रहा है कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। अब जब वो मूवी ऑडियंसेस को पसंद नहीं आ रही, बट भाई एज अ फैन आप अपने धर्म के खिलाफ तो जा नहीं सकते, तो उस मूवी को आपको सुपर हिट तो बताना पड़ेगा। बट इससे भी ऊपर लोगों को मैनिपुलेट कर रही होती हैं एक्टर्स की PR टीम। पैसे देकर बोट्स, फैन पेजेस, मीम पेजेस, इवन पेड इंडिविजुअल्स को पैसे देकर भाई कुछ PR कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जो इस सारे कैंपेन के दौरान खुद को आपके एक्टर का फैन होने का दिखावा कर रहे होते हैं। इवन तुम लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे वो लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भी अपने एक्टर की ही इमेज लगा देते हैं। इन कैंपेन्स में इन सारे क्रिटिसिज्म को यूट्यूबर्स, क्रिटिक्स, अपने राइवल एक्टर्स, इवन कभी कभी तो गोटेड डायरेक्टर्स पे भी डिफ्लेक्ट करने की भाई कोशिश की जाती है। एंड फिर इन पेड कैंपेन्स को देखकर जो आपके एक्टर के फैन होते हैं वो और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं अपने एक्टर को डिफेंड करने के लिए। इन सारे पेड टैक्टिक्स एंड कैंपेन से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि और भी लोग कंफ्यूज हो जाएं एंड वो ये मूवी देखने थिएटर में जाएं टिकट खरीदकर, एंड भाई आपकी मूवी और भी ज्यादा पैसे कमा सके। इतने सारे फैंस का भगवान बन जाने के बाद जब उस एक्टर को अलग अलग जेनर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने रोल्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपनी क्राफ्ट एंड स्किल्स को भाई ग्रो करना चाहिए, रिलेवेंट रह के अपनी ऑडियंसेस के सामने कुछ अच्छा प्रोडक्ट पेश करना चाहिए, उस वक्त आप अपनी ऑडियंसेस को एक्सप्लॉइट करते हो। आपके पास इतने सारे लोग हैं जो आपकी पिक्चर को देखने आएंगे ही आएंगे, इस चीज का आप जमकर फायदा उठाते हो। आप अपनी ऑडियंसेस को अपने वर्थलेस एसेट्स की तरह यूज करते हो। सीधे साफ शब्दों में आप अपनी स्टार पावर का नाजायज फायदा उठाते हो। देखो हम सब जानते हैं कि स्टार बन जाने के बाद इन एक्टर्स के पास ऑलमोस्ट हर तरीके के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स अपनी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं कि भाई आप हमारी पिक्चर कर लो, आप हमारी पिक्चर कर लो। जिनमें मोस्टली दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स ऑफर करते हैं एंड दूसरे जो आपको एक पैसों से भरा हुआ पूरा बैग ऑफर करते हैं एंड ऐसे ही 4, 5, 6 और बैग्स देने का प्रॉमिस वो आपको ऑफर करते हैं। भाई टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर, जब इतने सारे पैसे आज से पहले आपने देखे नहीं थे तो आप फिर वो पैसों वाला बैग ही चूज करोगे ना, तो आप वो पैसों वाला बैग चूज कर लेते हो जिसके पीछे होती है एक खराब पिक्चर। लेकिन अपने लालच के चक्कर में तुम उन मीनिंगफुल छोटी छोटी अच्छी मूवीज को भाई अवॉइड यहां पे कर देते हो। हमने कितने सारे ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं जो भाई बड़ी बड़ी सुपर हिट मूवीज देने के बाद भी छोटी कंटेंट ड्रिवन B ग्रेड मूवीज तक करने का रिस्क लेते हैं ताकि वो ऑडियंसेस को अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा सकें। जिसका भाई सबसे बड़ा एग्जांपल मैं तो मानता हूं अपने बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन को। इवन अपने इंडिया में भी एक ऐसा एक्टर है जो भाई ये बोलता है कि कमर्शियल वेंचर तो भाई दे दी, अब तो कुछ ऐसा देना है जो जिसको देखकर ऑडियंसेस को अच्छा फील हो। कमर्शियल वेंचर्स का क्या है, वो तो हम आगे और भी देते रहेंगे, लेकिन ऑडियंस जो मेरे नाम पे पैसा खर्च करती है उसकी मुझे इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो मेरे नाम पे पैसा खर्च कर रही है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको कुछ अच्छा पेश करके दूं। मैं तब तक कोई पिक्चर बनाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे एक अच्छी
क्वालिटी कंटेंट वाली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट वाली मूवी नहीं आ जाती। और अब वो बना रहे हैं टॉक्सिक, जिसका बर्थडे पीक भाई हमने देखा था, क्या बवाल माल अपलोड किया था उन्होंने। और देखो यार, इसी सोच की वजह से ना मैं नवीन कुमार गोवड़ा, अपने रॉकी भाई, अपने यश की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस पूरे मूवी कल्चर में। क्योंकि देखो, एक बड़ी हिट देने के बाद लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अब भाई उम्मीदों को तो आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी तोड़ते हो। लेकिन तोड़ते हो तो सालों कम से कम अपने काम में परफेक्ट आदमी को नेगेटिव पीआर चला के उस आदमी के एक अच्छे डायरेक्टर, एक गोटेड डायरेक्टर के करियर पर भाई कीचड़ तो मत उछालो। देखो, वीडियो ना तो बहुत ज्यादा बची है, ना मैं इससे ज्यादा वीडियो को खींचूंगा। मैं बस राजामौली कर्स की अपनी पिछली वाली वीडियो तुम देख सकते हो इस वीडियो के बाद जाके उसमें कुछ चीजें कवर करने को रह गई थी, क्योंकि भाई उस वक्त मैं छोटी वीडियोज बनाया करता था, तो उस वक्त कुछ चीजें रह गई थी जिनको मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। तो ये सारे 10 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। वन हिट वंडर फिनोमिनन। Actors who delivers a massive hit with a renowned director often struggle to maintain the momentum with subsequent films. So for maintaining their own image, the blame often shifts to the director's influence rather than the actor's poor script choice. Actors जब अपनी पिछली फिल्म्स की सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो उनको अपने करियर में उनके डिक्लाइन ना आ जाए, इसलिए वो चुपके से इस ब्लेम को पिछले डायरेक्टर पर डलवा देते हैं एंड खुद बच के निकल जाते हैं। क्योंकि भाई ऑडियंसेज में उनकी पहचान ज्यादा है, उनकी फेस वैल्यू ज्यादा है। अगर तुम डायरेक्टर के मुकाबले में देखोगे, कुछ एक्टर्स टाइपकास्ट भी हो जाते हैं, अपनी ऑडियंसेज को एक्सपेक्टेशंस को मेट नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसे एक कमर्शियल प्रेशर में आकर वो इन्हीं चीजों को एक लूप बना लेते हैं, इन्हीं चीजों को रिपीट में करते रहते हैं, जिनमें देखो उनका कुछ खास नुकसान नहीं है। उनको पता है पैसे तो उनके घर में आ ही रहे हैं, और भाई उनका नुकसान क्या जा रहा है? लोग हैं, उन्होंने थोड़े से बस पैसे खर्च करने हैं, पीआर टीम्स बैठानी हैं जो थोड़ा सा लोगों को प्रोवोक करेंगी, एंड फिर सभी लोग उसे राजामौली कर्स बताकर पिछले डायरेक्टर पर उस सारे ब्लेम को डाल देंगे कि भाई इसकी वजह से हमारे एक्टर अब अच्छी पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं। देखो, ऑडियंसेज को ना अपनी मेमोरी को थोड़ा साफ करना चाहिए। बेंचो, कैसे भूल जाते हो यार तुम इतनी जल्दी? तुम जानते थे क्या इस एक्टर को? पहले हमारे इस गोटेड डायरेक्टर ने इसे अपनी पिक्चर में लिया, तब से तुम इसे जानते हो, एंड इसके लिए, इसके बिहाफ पे तुम उसी डायरेक्टर को बदनाम करने में लगे हुए हो। यहाँ पे ऑडियंसेज ना हमेशा एक डायरेक्टर के रोल को मिसअंडरस्टैंड करती है। मतलब यार तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है जब भी प्रभास रामचरण या एनटीआर किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ कोई दूसरी पिक्चर बनाते हैं, तो क्या राजामौली सर वहां पे नींबू मिर्ची लेकर बैठ जाते होंगे, उनकी गुड़ियां बना के उनमें सुइयां चुभोने के लिए कि भाई इनकी मूवी आगे अच्छी नहीं बननी चाहिए? भाई उस आदमी को क्या मतलब है? उसने अपनी पिक्चर अच्छी बनाई है, उसकी पिक्चर अच्छी चली है, अब उसको क्या मतलब है? एक्टर कहीं जाके कुछ भी पिक्चर बनाए, सीधी सा बात है, राजामौली सर किसी को कर्ज क्यों देंगे? और भाई देखो, एसएस राजामौली कोई अकेले विक्टिम नहीं है हमारी इस लिस्ट में, उनसे थोड़े कम लेवल पर ही सही, लेकिन करण जौहर एंड संजय लीला भंसाली भी सेम इसी चीज का शिकार हो चुके हैं, वो भी इन परेशानियों में फंस चुके हैं। चलो तुम अपने एक्टर को बोलो ना वो अच्छी पिक्चर चूज करे, उस आदमी को बिना बात बदनाम कर रखा है तुमने कि ये राजामौली कर्ज है, राजामौली कर्ज है। भाई उसके करियर पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हो? उसे मतलब क्या है कि वो तुम्हारे एक्टर को कर्ज देगा? उसे मतलब क्या है? उसका क्या मतलब है भाई कि उसका क्या रोल है इस चीज में? मेरी तो समझ नहीं आता बहनचोद यार, इसमें राजामौली का क्या पॉइंट क्या है राजामौली को इस चीज में बदनाम करने का, कि राजामौली के साथ काम करने के बाद एक्टर अच्छी पिक्चर नहीं बना पाते। सालों राजामौली के साथ काम करने के बाद एक्टर्स को अच्छा खासा फेम मिल जाता है, जिसके बाद उनको ज्यादा पैसे ऑफर किए जाते हैं, जिसके बाद वो पैसे की तरफ चले जाते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट चूज नहीं करते, एंड लोग बोल देते हैं कि ये राजामौली कर्स है। राजामौली कर्स क्यों है भाई? कोई कमेंट्स में मुझे बता सकता है? और देखो, मैं जान रहा हूँ इस वीडियो के नीचे अब तक ना कमेंट सेक्शन गालियों से भर चुका होगा, लेकिन जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि भाई राजामौली कर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो नहीं समझे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी गालियां दे दी हैं, उन्हें भाई मैं एक पागल हो चुके कुत्ते से भी ज्यादा बदतर समझ सकता हूं, जिसके भौंकने से मुझे झांट कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड भाई बाय एनी चांस अगर ये वीडियो अपने मूवी टॉक वाले अजीज भाई तक पहुंच चुकी है, तो यार आप इतनी टूटियों वाली बातें कैसे कर सकते हो? पता है अजीज भाई, यू डोंट इवन नो हाउ मच आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट यू बिफोर सेइंग राजामौली भाई कर्स इज रियल। आपकी तरह के एक वाइज, मैच्योर, एक इतनी ज्यादा फिल्म्स की नॉलेज रखने वाले आदमी से भाई इस तरह की घटिया, बेबुनियाद, बेतुकी बात मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मानता हूं आपकी फिल्म्स की नॉलेज मुझसे काफी ज्यादा है, मैं तो भाई एक बच्चा ही हूं अभी आपके सामने, बट आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर समवन हु डोंट इवन सी द रिस्पेक्ट कि भाई यहाँ पे राजामौली कर्स जैसा कुछ लौड़ा लस्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड इस बात के लिए मैं किसी से बहस क्या भाई, मैं किसी से झगड़ा भी कर सकता हूं, इवन यू आर माय सीनियर इन दिस फील्ड। एंड यू नो व्हाट अजीज भाई, mark my words, I'm seriously looking forward to have a conversation क्या भाई, have a argument about it। आपने बोल कैसे दिया है? या तो आप अभी से कोई अच्छा सा काउंटर सोच लो मेरी इस बात के लिए, वरना भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, दुआ करना जिस लेवल पर अभी आप हो, दुआ करना उस लेवल पर कभी मैं ना पहुंचूं। क्योंकि राजामौली कर्स जैसी किसी निहायती बकवास बेतुकी बेबुनियाद बात को सपोर्ट करने वाले इंसान को ही इज माय सीनियर इन दिस फील्ड एंड वन ऑफ माय इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस चैनल, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मेरी औकात हो गई ना भाई आपसे इस कम्युनिटी में फेस टू फेस बात करने लायक या इस पॉडकास्ट पर एज अ गेस्ट आने लायक,
You are gonna regret what you have said. This wrangle will not be about SRK and प्रभास। मैं तो किसी का फैन नहीं हूँ, बट फॉर अ गोटेड डायरेक्टर लाइक SS राजामौली, मैं आपसे क्या भाई, मैं किसी से भी बहस करने से पीछे नहीं हटूंगा। इवन भले ही फॉर ये बात हमारी कम्युनिटी में एक कंट्रोवर्सी का ही रूप क्यों ना ले ले। एंड आई एम नॉट ओनली सेइंग टू यू दैट अजीज भाई, जस्ट वेट। आप और आपकी तरह राजामौली कर्स जैसी बेतुकी बातों को सपोर्ट करने वाले लोगों को भाई मुझे सिर्फ यही कहना है कि तुम बस रुको। अभी क्या है ना भाई, क्योंकि मेरी वीडियोज पर तुम्हारे जितनी रीच नहीं मिलती है, वरना जिस दिन मुझे ये रीच मिलनी जितनी जिस लेवल पर आज तुम हो, उस लेवल की रीच जिस दिन मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी, मैं बताऊंगा तुमको क्या होता है राजामौली कर्स। और चिंता मत करो, वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अब अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 1 देखना है कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ राजामौली कर्स, लोगों ने राजामौली को क्यों इस तरह से बदनाम किया हुआ है, तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड अब तुमको ये वीडियो देखकर अगर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई है, मजा आया तो भाई लाइक मार देना इस वीडियो को। एंड इस तरह की इंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और देखनी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो भाई फिर सब्सक्राइब मार लेना इस चैनल को। एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना। काफ़ी सारी बताइए यार सोशल मीडिया पर लोग क्या करते हैं, भाई मैं भी करता रहता हूँ उधर। एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब तुमको मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।